टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत है। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और कुछ कठिन भी है, तो इसीलिए इसमें कई पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे। इसमें पार्ट फर्स्ट आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। इनको समझने के लिए कुछ ग्राफ्स को देख करके हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो देखिए, मैक्सिमा का मतलब होता है उच्चिष्ट और मिनिमा का मतलब हिंदी में होता है निम्न। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, यानी स्थानीय उच्चिष्ट एवं स्थानीय निम्न। एक ग्राफ आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, y बराबर हाफ। इसका ये ग्राफ हमने आपको समझाने के उद्देश्य से ड्रा किया है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हम कहें कि ये आपका जो पहाड़ और गर्त की बात करें, तो एक ये पहाड़ है, फिर उसके बाद गर्त है, फिर एक पहाड़ जैसा बन रहा है, फिर एक नीचे गर्त हो रहा है, इसी प्रकार से पहाड़, फिर ये गर्त। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कहीं पर बहुत ऊपर उठ रहा है, धीरे से नीचे आ जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाता है, फिर ऊपर उठ जाता है ग्राफ। तो अगर हम यूं कहें कि इस अपने जैसे ए बिंदु की बात करें, बिंदु ए जो है इस आसपास के क्षेत्र में, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट अगर आप देखें, तो इन सभी बिंदुओं में सबसे ऊंचाई पर है ए। हालांकि अगर आप यहां से लेकर के यहां तक की बात करें तो सबसे ऊंचाई पर नहीं है, तब तो सबसे ऊंचाई पर आपको सी दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार सबसे नीचे जो आपका है वो एफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम अगर आसपास के क्षेत्र की बात करें, जैसे ए बिंदु है और ए के इधर थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा इधर देखिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में, तो ये इस स्थान पर यानी अपने नेबरहुड पर ये पॉइंट ए ऐसा है जो अन्य सभी बिंदुओं से सबसे अधिक ऊंचाई पर है। उसी प्रकार से यहाँ बी की अगर हम बात करें, तो अगर इसके आसपास की बात की जाए, जैसे यहाँ से लेकर के आप यहाँ पर आकर बात करते हैं, इसके पड़ोस में बात करते हैं, नियर नेबरहुड में बात करते हैं, तो बी जो है यहाँ पर इन सभी बिंदुओं से क्या है, नीचे निम्न। इसी प्रकार सी की बात करते हैं कि ये भी अपने आसपास के क्षेत्र में थोड़ा पीछे थोड़ा आगे अगर बिंदुओं को हम देखें तो उनमें सबसे अधिक ऊंचाई पर। उसी प्रकार डी की अगर हम बात करें तो डी से थोड़ा पहले और थोड़ा सा आगे अगर हम देखें, यहाँ पर देखें, इतने में देखें तो बी सबसे नीचे ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ई के बारे में कहा जाए तो ई यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है अपने आसपास के क्षेत्र में, और एफ जो है अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। जबकि हम अगर ओवरऑल ये जो ग्राफ बना हुआ है, हालांकि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमने ना तो इसके पहले बनाया है ना तो इसके बाद बनाया है, केवल इतना ही ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं हम उसको समझने के लिए अपने बात को। तो अगर हम ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ को अगर हम सभी को ध्यान से देखें, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर आपका अगर ओवरऑल कहा जाए तो कौन है, सी है, और सबसे कम ऊंचाई पर कौन है, एफ है। तो फिर इनका क्या मतलब हुआ, जो ए बी सी डी को हम ई एफ को बता रहे थे कि ये अपने आस पड़ोस में ऊंचे हैं या आस पड़ोस में सबसे नीचे। तो देखिए, अपने आस पड़ोस में यानी स्थानीय रूप से अगर कोई बिंदु सबसे अधिक ऊंचाई पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्थानीय उच्चिष्ट है, और यदि अपने आस पड़ोस में सबसे वो नीचा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्थानीय निम्निष्ठ हो जाएगा। और सिंपल सा बात है, जैसे इसको समझने के लिए अगर हम ये समझें कि मान लीजिए किसी विद्यालय में एक ही कक्षा के कई सेक्शन हो जाते हैं, 12th क्लास के ही मान लीजिए 12th ए, 12th बी, 12th सी, 12th डी, मान लीजिए 4 सेक्शन हैं। अब अगर हम चारों सेक्शंस में कहें कि 12th ए का टॉपर कौन है तो एक अलग होगा, 12th बी का टॉपर कौन है एक अलग स्टूडेंट आ जाएगा, 12th सी का, 12th बी का, तो हम सभी के टॉपर्स अलग अलग निकालेंगे। मतलब चारों का सेक्शंस हैं तो चारों सेक्शंस के टॉपर्स को हमने अलग अलग निकाला। वो अपनी कक्षा के सेक्शन में वो टॉपर है, परंतु उनमें से कोई एक ऐसा भी होगा तो चारों को मिला करके यानी पूरी कक्षा चारों सेक्शन में अगर हम होल में बात करें, ओवरऑल में बात करें, तो कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो सभी में टॉप करे, मतलब उन चारों में से भी सब टॉप पे हो। उसी प्रकार से अगर हम चारों कक्षाओं में सबसे जो कम स्कोर करने वाला जो स्टूडेंट है उसकी बात करें, ए सेक्शन में भी, बी सेक्शन में भी, डी सेक्शन में भी, तो अगर इन चारों सेक्शंस में हम बात करें
तो वहां पर भी सभी सेक्शंस के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा कि जो सबसे कम स्कोर किया होगा, सबसे कम अंक प्राप्त किया होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल कहें टोटल पूरी कक्षा 12 में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो सबसे कम स्कोर किया हुआ, तो आपको कोई ना कोई एक नाम मिल जाएगा। तो मतलब जो स्थानीय का मतलब आपको समझाना इसके माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से, स्थानीय शब्द का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि अपने नजदीक के पड़ोस में यानी कि नेबरहुड में अगर कोई ऊंचाई पर है तो वो उच्चिष्ट हो गया स्थानीय रूप से, और अगर कोई नीचे है तो उसको स्थानीय रूप से निम्निष्ट कहा जाता है। इसी को हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कहेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं ओवरऑल की बात करें कि ओवरऑल सबसे ऊंचाई पर कौन है या ओवरऑल सबसे नीचे कौन है, तो उसमें फिर हम लोग कह देते हैं कि एब्सोल्यूट अब इसमें आगे मैक्सिमा जोड़ दी तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर एब्सोल्यूट के स्थान पर आप ग्लोबल भी कह सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमा कौन है, वो सी पॉइंट पर है, और एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मिनिमा कहाँ पर है, वो एफ पॉइंट पर है। तो मतलब पूरे ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो फिर आप एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल कह देंगे, ठीक है। और अगर आप आस पड़ोस की बात करते हैं, थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं अगर बिंदुओं पर हम देखें तो वहां पर हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। देखिए इसके पहले आपने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत, ये सभी टॉपिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जैसे आपने पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वृद्धिमान फलन और ह्रासमान फलन, उसका इस कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। आपने पीछे पढ़ा टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो उसका भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के अंतर्गत इस्तेमाल होगा। तो मतलब आपस में सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम किसी यानी पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने पिछला कोई टॉपिक ठीक ढंग से ध्यान नहीं किया है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें भी आपको समझने में दिक्कत आए, ठीक है। तो खैर इस ग्राफ के माध्यम से आपको ये तो पता चल गया कि स्थानीय उच्चिष्ट कहां पर बन रहा था, ए सी ई बिंदुओं पर बन रहा था, और स्थानीय निम्निष्ट आपका बी डी एंड एफ पर बन रहा है। फिर एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है वो सी पर है एंड एब्सोल्यूट मिनिमा जो है वो आपका एफ पॉइंट पर, ठीक है। अगर हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो अगर आप देखें ए से पूर्व की बात करें, ये फंक्शन का ग्राफ जो है इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से है, और ये ग्राफ आपको पहचानने में आ गया होगा कि ये क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहा है। और अगर हम ए की बात करें, ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से आने का मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि ह्रासमान फलन की बात हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्थानीय उच्चिष्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जस्ट पूर्व जो है, इसके जस्ट पहले क्या मिल रहा है आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है, और इसके जस्ट बाद क्या मिल रहा है आपको, डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है। इसी प्रकार से इसका सेम क्रम बदल दें तो पॉइंट बी पर अगर हम बात करें, तो पॉइंट बी पर अगर आप बात करें तो इसके पहले इस प्रकार का ग्राफ आपको मिल रहा है, मतलब डिक्रीजिंग, और पॉइंट बी के बाद की बात करें तो इस प्रकार का ग्राफ मिल रहा है, मतलब इंक्रीजिंग। तो आप इतना तो समझ ही गए हैं कि कहीं पर भी अगर स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट बिंदु हमें मिलता है तो उसके पहले और उसके बाद में फंक्शन का नेचर बदल जाता है, यानी उसके पहले और बाद में वो दोनों में एक ही समान स्थिति नहीं रहेगी। दोनों में पहले भी इंक्रीजिंग हो, बाद में भी इंक्रीजिंग हो, या पहले भी डिक्रीजिंग हो और बाद में भी डिक्रीजिंग हो, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग है तो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, और डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। और आपने ये भी समझ लिया कि अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो वहां पर क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मिल रहा है तो लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, और अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग मिल रहा है तो लोकल मिनिमा। खैर ये तो एक पहचान है, इसके बारे में हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे इसी पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड वीडियो में। अब यहाँ पर हम कुछ और चीजें समझने वाले हैं कि देखिए जो अभी फिलहाल इस पार्ट में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें डिफरेंशिएशन यानी अवकलन नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं
कि जिनको बिना अवकलन के भी हम लोग उनमें ये पता लगा सकते हैं कि वो स्थानीय उच्चिष्ट है या बिंदु कौन सा है उसमें, और स्थानीय निविष्ट बिंदु क्या है, या फिर हम कहें कि एब्सोल्यूट वाली बात भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो वही कुछ एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका y बराबर x स्क्वायर। अब y बराबर x स्क्वायर का आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, जिसका ग्राफ इस प्रकार से ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y। अब अगर हम आपसे ये कहें कि y बराबर x स्क्वायर का डोमेन क्या होगा, यानी प्रांत क्या होगा, तो आप बता देंगे रियल नंबर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अब यानी -∞ से +∞ तक x में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो आपको सबसे नीचे कौन दिखाई दे रहा है, तो आप ये बताएं यहाँ पर सबसे नीचे भाई, जब यहाँ से आप चलते हुए चले आ रहे हैं, यहाँ पर आ गया, यहाँ से आप चढ़ना शुरू कर दिए, मतलब इधर क्या हुआ डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग, तो मतलब ये क्या हुआ पॉइंट आपका यहाँ सबसे आपको कम मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ के कॉन्सेप्ट से ये क्या हुआ, लोकल मिनिमा हो गया। ये लोकल मिनिमा है, पर मिनिमा के और कोई पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, मतलब इसी पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा। ये पॉइंट को है मान लीजिए मूल बिंदु है, अब इस पॉइंट को अगर हम छोड़ दें और आपसे कहें कि इस ग्राफ में और कोई बिंदु बताइए जहां पर लोकल मिनिमा हो, तो ऐसा कोई भी बिंदु आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर एक ही बिंदु ऐसा है जहां पर लोकल मिनिमा बन रहा है, तो उसको लोकल शब्द आप हटा सकते हैं वहां पर, वो आपका क्या बन गया, एब्सोल्यूट मिनिमा का काम कर रहा है, क्योंकि एक ही है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको हम चाहे एब्सोल्यूट मिनिमा कहें या फिर हम लोकल मिनिमा कहें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने लिखा है कि निर्दिष्ट मान कितना मिल रहा है, बराबर 0 मिल रहा है। क्योंकि आप देखें कि अगर मूल बिंदु के निशान क्या होता है 0, 0, मतलब x भी 0 और y भी 0, तो y का ही बात की जा रही है, y का ही उच्चिष्ट या निविष्ट मान की बात हम यहाँ करेंगे, तो y का जो निविष्ट मान है वो कितना हो गया 0। और ये 0 कब मिला, जब x का मान 0 था, तो कब, जब x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर इस दिए गए y बराबर x स्क्वायर का जो मिनिमम है, न्यूनतम मान कहें या उसको निम्निष्ट मान कह सकते हैं, न्यूनतम भी कह सकते हैं, वहां पर न्यूनतम शब्द का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 है, और वो कब 0 मिल रहा है, x बराबर 0 पर आपको 0 मिल रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कोई उच्चिष्ट मान है, उच्चतम मान भी मिलेगा। तो देखिए आप ग्राफ को ठीक ढंग से देख लीजिए, आप देखिए अब आप कहेंगे सबसे ऊंचाई पर है, यहाँ सबसे ऊंचाई पर है, तो ये ग्राफ जो है यहाँ तक तो हमने केवल आपको बताने के लिए दिखाया है। ये ग्राफ जो है आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और इधर भी आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डोमेन, चूंकि यहाँ पर डोमेन जिम्मेदार है, इसका डोमेन जो है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर जो है आप जानते हैं कि एक खुला अंतराल होता है, यहाँ पर खुले अंतराल का और बंद अंतराल का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये क्या है, खुला अंतराल है। खुले अंतराल में हम अंतिम बिंदुओं को निश्चित नहीं कर पाते, -∞ से +∞ तक जाता है। इसका मतलब इस ग्राफ को हम इधर भी अनंत तक बढ़ाते रहेंगे, इधर भी अनंत तक बढ़ाते रहेंगे, तो बताइए जब अनंत तक बढ़ाते रहेंगे तो कहीं आपको कोई इधर का अंतिम बिंदु मिलेगा या इधर का कोई अंतिम बिंदु नहीं मिलेगा। तो मतलब ऊंचाई आप जितनी चाहें उतनी आप बढ़ सकते हैं, तो जब ऊंचाई का कोई पता ही नहीं, ऊंचाई आप निश्चित ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या, उचित मान कोई नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसके स्थान पर हम यहाँ पर कोई डोमेन चेंज कर दें, अगर हम डोमेन चेंज कर दें, मान लीजिए अब यहाँ से हम कर दें, मान लीजिए कि सपोज करिए -1 से 2 कर दें इसका डोमेन, तो -1 कहीं यहाँ पर होगा और 2 जो है कहीं यहाँ पर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर हमसे कोई कहे कि बताइए इसका लोकल मैक्सिमा कहाँ पर होगा, तो लोकल मैक्सिमा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें तो ये देखो अधिक ऊंचाई है और इधर ऊंचाई कम है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहाँ पर 2 पर निकलेगा, जब x बराबर कितना होगा 2, अर्थात 2 का स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। और यहाँ निकलेगा आपका -1 का स्क्वायर अर्थात 1, ठीक है। तो अगर हमने डोमेन को चेंज कर दिया और एक ऐसा डोमेन यहाँ पर कर दिया जो कि एक क्लोज इंटरवल था, बंद
सवाल था तब फिर उस स्थिति में हमारा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की बातें बदल जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर अभी फिलहाल जब हमें कोई नहीं दिया गया है, हमें डोमेन नहीं बताया गया है, तो आप सीधे सीधे क्या मानकर चलिए कि सेट ऑफ रियल नंबर ही यहाँ पर डोमेन है। आप उस फंक्शन को देखिए और पता करिए, मतलब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप पता करिए फिर बताइए कि उसका डोमेन क्या है। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाले ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया और आपको डोमेन कोई बदल दिया, तो डोमेन बदल देने पर अगर डोमेन उन्होंने इस प्रकार के कोई दे दिया जिसमें क्लोज इंटरवल है, तो फिर वहां पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फिर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बदल देने में जरूरी नहीं कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 1 से 2 कर दें तो ये मिनिमम पॉइंट जो है 0 नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए ये डोमेन को बदलने पर भी स्थितियां बदल जाती हैं। एक फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर और है आपके सामने, y बराबर x क्यूब। y बराबर x क्यूब का ग्राफ इस तरीके से देखिए जाता है। अब अगर हम इस पूरे ग्राफ की बात करें तो पूरा ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं डिक्रीजिंग हो ही नहीं रहा। तो इसमें मात्र एक गुण है, वो कौन सा गुण है कि ये एक वृद्धिमान फलन है, मोनोटोनिक फंक्शन है। और अगर मोनोटोनिक फंक्शन है यानी कि वृद्धिमान फलन है, तो उस स्थिति में आप जो है ये निश्चित नहीं कर पाएंगे इसमें किस प्रकार की स्थिति आ रही है, मतलब लोकल मैक्सिमा कोई पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, लोकल मिनिमा कोई पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि आपने यहाँ ग्राफ से तो इतनी बात क्लियर हो गई कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट तभी मिलता है आपको जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदल रहा हो। तो यहाँ कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, शुरू से लेकर के अंत तक आप कहीं पर भी ग्राफ देख के चले जाइए, हमेशा क्या है, मोनोटोनिक है अर्थात इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस स्थिति में ना तो कोई उच्चिष्ट मान है और ना ही कोई, तो ऐसा भी फंक्शन हो सकता है। तो इतने की डिस्कशन से आपको ये पता चल गया कि किसी दिए गए इंटरवल पे, इंटरवल यानी कि डोमेन की बात हम कर रहे हैं, किसी दिए गए इंटरवल पे किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो, लोकल मिनिमा पॉइंट ना हो, या लोकल मैक्सिमा ना हो लोकल मिनिमा हो, या हो सकता है कि लोकल मैक्सिमा भी हो लोकल मिनिमा भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ना तो लोकल मैक्सिमा हो ना तो लोकल, ऐसा हो सकता है, कई स्थितियां हो सकती हैं। अब आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के। इसमें पहला क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि दिए गए फंक्शंस का उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि हो तो, यानी यदि कोई हो तो, मतलब ये कंडीशन बता देंगे कि आपको कंपलसरी नहीं कि आपको ज्ञात ही करना है। अगर उच्चतम मान है तो फिर आप ज्ञात करेंगे, और अगर निम्नतम मान है तो उसको ज्ञात करिए। देखिए वहां पर आपके क्वेश्चन में कहीं पर स्थानीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शंस दिए जा रहे हैं उसमें या तो उच्चतम मान मिलेगा या तो न्यूनतम मान मिलेगा, मतलब एक से अधिक पॉइंट पर उच्चतम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एक ही पॉइंट पर उच्चतम मिलेगा, या मिलेगा तो एक ही पॉइंट पर आपको न्यूनतम मिल जाएगा। एक से अधिक पॉइंट्स पर उच्चतम नहीं मिलेगा और एक से अधिक पॉइंट्स पर आपको न्यूनतम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वहां पर लोकल वर्ड का इस्तेमाल ना करके सीधे सीधे उन्होंने क्या कर दिया, उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि ये वैसे तो लोकल मिनिमा है, लेकिन चूंकि लोकल मिनिमा का केवल एक ही पॉइंट है तो इसी को चाहे लोकल मिनिमा कह दीजिए चाहे एब्सोल्यूट मिनिमा कह दीजिए, या सीधे तौर पर आप मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अब करना क्या है, वैसे क्वेश्चंस में चूंकि हम डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करने वाले हैं तो कैसे करेंगे, थोड़ा तर्क देंगे। तर्क देना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप उसको समझ ना सके। देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा कि f(x) दिया गया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। हमारा तर्क ये कहता है कि अगर हम 2x - 1 का होल स्क्वायर की बात करें तो इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0, क्योंकि जिसमें स्क्वायर लग जाता है उसको कभी ऋणात्मक तो होता नहीं। हाँ 0 अवश्य हो सकता है, 2x - 1 का मान 0 हो सकता है, तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, मतलब x का मान कोई भी रियल नंबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर डोमेन नहीं बताया गया, लेकिन हम डोमेन जानते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, यानी कैपिटल R, यानी वास्तविक संख्याओं का समूह। तो हमने क्या तर्क लिखा कि चूंकि 2x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन or equal to 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, मतलब प्रत्येक x के लिए यही कंडीशन अप्लाई है। अब x का मान आप अपनी इच्छा से कम ज्यादा कुछ भी रखते चले जाओ, लेकिन इसका जो मान आप हल करोगे तो 0 होगा या 0 से बड़ा ही आएगा, कभी 0 छोटा। अब जरा देखिए यहाँ
प्लस 3 भी है, इसका मतलब दोनों पक्षों में 3 हम जोड़ देते हैं, इधर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया। आप इधर की बात करें तो ये सीधे सीधे किसके बराबर हो गया, f(x) को यहाँ f(x) लिख दिया गया और इधर 3 ही रहा। for every x belongs to R, मतलब क्या हुआ आप देखिए f(x) का जो मान है वो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, 3 के बराबर है या 3 से बड़ा, मतलब न्यूनतम कितना 3 है, 3 से बड़ा या आएगा तो 3 आएगा, तो मतलब 3 से तो छोटा आने वाला नहीं, तो इसका मतलब न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्पष्ट है कि f(x) का न्यूनतम मान कितना है 3 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई 3 मान तो है लेकिन x का मान कब कितना रखा जाए कि इसका मान 3 आ जाए, x का मान कितना होगा कि 3 न्यूनतम मान आ जाए, तो फिर हम लिखते हैं जो कि 2x - 1 बराबर 0 पर प्राप्त होता है। देखिए आप यहां से ज्ञात कर लीजिए कि इसका मान 0 कब है, जब ये 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 3 ही तो बचेगा। तो 2x - 1 बराबर 0 को प्राप्त होता है, 2x - 1 बराबर 0 का मतलब क्या है कि x बराबर कितना आएगा 1/2। अगर इस फंक्शन में x के स्थान पर आप 1/2 रख दें तो कितना मान आ जाएगा इसका 3, और वही क्या होगा न्यूनतम मान, अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 पर इस फंक्शन का न्यूनतम मान प्राप्त होता है, और न्यूनतम मान कितना है वो है कितना 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उच्चतम मान की बात करते हैं, x का मान कितना भी बढ़ाने पर, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर x का मान कितना भी बढ़ाने पर f(x) का मान उतना ही बढ़ जाता है। आप ध्यान दीजिए इस, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए या यहाँ देखिए, अगर x का मान आप बढ़ाते चले जाइए जाहिर सी बात है कि इस पूरे फंक्शन का मान क्या होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, आप कम करते जाओगे तो कम होता जाएगा और बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ठीक, जैसे आप देख रहे हैं इधर बढ़ता चला जा रहा है, इधर बढ़ता चला जा रहा है, तो मतलब बढ़ता चला जा रहा है, कहीं अंत मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है। x का मान कितना भी बढ़ाने पर f(x) का मान उतना ही बढ़ जाता है। स्पष्ट है कि f(x) का कोई भी उच्चतम मान नहीं, यहाँ पर कोई भी उच्चतम मान प्राप्त नहीं। इसी का चौथा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया है g(x) = x³ + 1। देखिए x³ का तो ग्राफ आपने बना ही दिया है, अब x³ + 1 कर दिया जाएगा तो केवल ये हो जाएगा कि ये ग्राफ जो है जो यहाँ से जा रहा है वो यहाँ से जाएगा ऐसे करके, तो आप समझ गए होंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। x³ की बात कर रहे हैं, x³ + 1 की बात कर रहे हैं, दोनों ही फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, उसमें कोई व्यवहार परिवर्तन हो ही नहीं रहा। जब व्यवहार परिवर्तन नहीं हो रहा लगातार इंक्रीजिंग है या फिर कोई फंक्शन लगातार डिक्रीजिंग भी हो तो उसमें कोई उच्चतम मान या कोई न्यूनतम मान नहीं मिल पाता है। तो हमने लिखा है कि चूंकि g(x) एक वृद्धिमान फलन है इसलिए x का मान घटाने तथा बढ़ाने पर क्रमशः f(x) का मान भी घटता बढ़ता, घटाएंगे तो घट जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। स्पष्ट है कि g(x) का उसके प्रांत अर्थात डोमेन पर कोई उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन में तो हम ग्राफ जानते हैं, उनका बना देते हैं बहुत सरलता से, हमें याद भी है या नहीं भी याद है तो हमने बना दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ग्राफ बनाने में समय भी लगता है या हम उनका ग्राफ बनाने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए ये मेथड्स बताए जाते हैं जिसमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, बिना ग्राफ बना ही आप उनको ये पता लगा सकते हैं कि न्यूनतम मान कहाँ मिल रहा है और उच्चतम मान कहाँ मिल रहा है। हालांकि ग्राफ तो सामने प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, अगर ग्राफ बन जाता है तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे जाता है, लेकिन ये ऐसे मेथड्स हैं जिसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का। फर्स्ट इसमें भी सेम यही बात कही गई थी जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कही गई थी, उच्चतम या न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है यदि कोई हो तो। यहाँ क्या लगा हुआ mod of x + 2 - 1, ये लिखा हुआ पहला पार्ट है। तो जरा बताइए कि mod of x + 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, for every x belongs to R। इसका भी डोमेन आप देख सकते हैं, इसका भी डोमेन क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर, और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं mod अगर लगा हुआ तो ऋणात्मक तो आएगा नहीं, जैसे स्क्वायर लगा होने पर ऋणात्मक नहीं आता वैसे mod लगा होने पर भी ऋणात्मक नहीं आता, हाँ 0 आ सकता है, भाई x का मान -2 कर दो तो 0 तो आ जाएगा। इसीलिए mod of x + 2 is greater than or equal to 0 for every x belongs to R, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिए यहाँ तो -1 है, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए -1 कर दीजिए, घटा लिए घटाया गया 0 - 1 बराबर -1 for every x belongs to R, और ये किसके बराबर है f(x) का, मतलब यहाँ से क्या पता चला f(x) का जो न्यूनतम मान है वो -1 है, भाई यही तो पता चला है f(x) का मान -1 या -1 से बड़ा हो जाएगा, तो न्यूनतम मान कितना हुआ -1 हो गया। स्पष्ट है कि f(x) का न्यूनतम मान बराबर कितना है -1। क्वेश्चन ये आप
मन में आता है कि भाई कब -1 आएगा, x का कितना मान रखा जाए, तो जो कि मॉड ऑफ x + 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर -2 पर प्राप्त होता है। x बराबर -2 तक ये देखिए इसका मान -1 आ जाएगा, यही न्यूनतम मान है। ठीक, आगे अब हम देखते हैं न्यूनतम मान तो आ गया, क्या उच्चतम मान भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा देखिए हमने क्या लिखा, x का मान कितना भी बढ़ाने पर आप इसका मान उतना ही बढ़ता चला जाता है। यही से जो तर्क हमने यहाँ दिया था वही तर्क यहाँ भी देख, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे तो लगातार बढ़ता चला जाएगा, और घटाएंगे तो, लेकिन मॉड वाले में है अगर कुछ इस प्रकार प्लस माइनस तो उसका जो ग्राफ बनता है उस प्रकार से बनता है, b से इधर एक सरल रेखा चली जाती है, इधर एक सरल रेखा, तो मतलब कभी अंत नहीं, न्यूनतम तो मिल जाएगा लेकिन उच्चतम नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट है कि f ऑफ x का कोई भी उच्चतम मान नहीं, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट सिर्फ रखते हैं जिसमें लिखा हुआ है sin ऑफ x + 5। देखिए साइन फंक्शन cos फंक्शन आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें अलग प्रकार के तर्क लेना पड़ता है, इसमें तो हमने आसानी से तर्क ले लिए। यहाँ पे क्या है, अब हम जानते हैं कि sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के +1 तक होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि -1 से लेकर के +1 तक होती है। तो उसी लॉजिक को हमने यहाँ पर राइट किया है कि -1 to +1, यानी इनके बीच में ही होगी sin थीटा का वैल्यू फार यूनिट थीटा बिलोंग्स टू r, थीटा का मान कुछ भी रख दो, लेकिन sin थीटा का मान आएगा तो -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा ही आएगा। अब यहाँ थीटा का मतलब आप कुछ भी रख दो, 2x रख दो, 2x रख दो, 5x रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थीटा के स्थान पर 2x रख दिया जाए, तो अर्थात sin 2x का भी मान वही सेम कंडीशन -1 न्यूनतम +1 फार यूनिट x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ कितना प्लस का 5 है, तो +5 का मतलब क्या होगा, आप तीनों में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो 5 मैंने यहाँ जोड़ दिया तीनों में, ये कितना होगा 5 में से बराबर 4, और ये किसके बराबर है, h ऑफ x के बराबर है, ये 5 है 6। अब आपको देख के पता चल गया होगा h ऑफ x का न्यूनतम मान 4 और अधिकतम मान कितना है 6। तो स्पष्ट है कि h ऑफ x का न्यूनतम मान बराबर 4 और उच्चतम मान बराबर 6। एक क्वेश्चन और 5वां नंबर, इसमें लिखा हुआ है h ऑफ x बराबर x + 1, h ऑफ x बराबर x + 1। अब आप x + 1 की बात करें तो x + 1 जो है एक सरल रेखा, y बराबर x + 1 का ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और क्योंकि आप अगर इसकी तुलना करें y बराबर mx + c से, तो m का मान कितना आएगा 1, और 1 आने का मतलब क्या हुआ, m बराबर 1 अर्थात tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा का मान पॉजिटिव, इसका मतलब थीटा का मान क्या है 0 से 90 के बीच का मान, 0 से 90 का बीच का मान होता मतलब ऐसे ग्राफ होगा। इस प्रकार से जाने का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पर भी लिख दिया ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसमें लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वैसे यहाँ पर भी है कि h ऑफ x क्या एक वृद्धिमान फलन है, हालांकि अगर इसकी बात करें, अगर ये आगे न बताया जाता -1 to +1, तो इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर, सेट ऑफ रियल, लेकिन यहाँ पर हमने अलग से बता दिया डोमेन कितना -1 to +1, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि -1 to +1 में हमें बताया कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल पे बताया, क्लोज इंटरवल पे बताते तो हम जानते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण देके बताया था क्लोज इंटरवल के बारे में, यहाँ तो ओपन इंटरवल है, और सेट ऑफ रियल नंबर भी तो ओपन इंटरवल होता, तो इसी कारण से वहां पर आपको इसमें उच्चतम या न्यूनतम नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, इसमें न्यूनतम तो मिल गया था लेकिन उच्चतम नहीं मिला था। तो आप समझ गए कि यहाँ पे -1 to 1 जो है वो खुला अंतराल है, खुले अंतराल के कारण इस सेट ऑफ रियल नंबर पे भी वही बात आएगी और -1 to 1 पे भी वही बात आएगी, मतलब इनमें कोई खास फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए लिखते कैसे इस बात को, हम अपनी बात को कैसे रखेंगे, तो वहां पर देखिए लिखा हुआ h ऑफ x जो है वृद्धिमान, एक बात तो क्लियर हो गई, अर्थात वृद्धिमान फलन कहने का मतलब क्या बनता है, इसका मान घटाने तथा बढ़ाने पर क्रमशः h ऑफ x का मान घटता तथा बढ़ता है, ठीक है, जैसे x का मान बढ़ाएंगे h ऑफ x का मान बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। दिए गए डोमेन जो कि -1 to 1 जो कि एक खुला अंतराल, ये बात तो क्लियर हो गई, खुला अंतराल है,
में x बराबर -1। अब देखिए आप ये समझ रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किस प्रकार का है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वृद्धिमान फलन। अब वृद्धिमान फलन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको -1 से 1 में कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप इसको क्लोज इंटरवल भी मान कि -1 और 1 को हम सम्मिलित भी कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि -1 पर सबसे कम मान मिलेगा और +1 पर सबसे ज्यादा मान। और रख के भी देखिए -1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, और सॉरी 0 मिल जाएगा, और 1 रखोगे कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और -1 से 1 के बीच की कोई संख्या रखोगे तो 0 और 2 के बीच की संख्या मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, वृद्धिमान। इसीलिए अगर इसको हम अपन विचार करने के लिए ये भी मान लेते, यदि हम ये भी मान लेते हैं कि -1 और +1 मिल रहा है हमारे पास, उसको हम ले सकते हैं, -1 को भी ले सकते हैं, +1 को भी ले सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि -1 के इसका मान न्यूनतम मान कितना मिल जाएगा, 0, और +1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, 1 + 1 मतलब 2 मिल जाएगा। ठीक, लेकिन -1 हम नहीं ले पाएंगे, ना ही +1 ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ओपन इंटरवल है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि -1 के नजदीक आप बताइए, -1 से थोड़ा बड़ा हो लेकिन नजदीक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या। तो आप जो भी संख्या बताओगे उसके बीच में भी तो कुछ ना कुछ संख्या मिल जाएंगी। जैसे आप जानते हैं पिछली कक्षा में आपने पढ़ा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उत्तर आता है कि अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती तो भी उत्तर आता है अनंत। ठीक उसी प्रकार से दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में भी कितनी वास्तविक संख्या होंगी तो अनंत। तो मतलब हम कहें कि अगर ये -1 है, ये -1 है और आप ये कहें -1 से थोड़ी बड़ी संख्या है, तो अब आप कह रहे हो कि -1 है, -1 से थोड़ी बड़ी संख्या, तो चलो हम इस पर निकाल लेते हैं। तो फिर से क्वेश्चन ये आएगा कि इनके बीच में भी तो कुछ संख्याएं होंगी, तो आप फिर इसको लेना गलत मानेंगे। तो अगर आप इसको लेकर के चल रहे हो, अपनी बात बता रहे हो कि ये न्यूनतम मान ले रहा है, तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि इससे और इसके बीच में भी तो कितनी संख्या है, अनंत। ठीक उसी प्रकार से अगर हम +1 की बात करें, अब ये कह रहा है कि ये +1 है, +1 से कम लेना है, थोड़ा इधर चलिए। तो अगर हम कहना चलो ठीक है ये y संख्या है, +1 से थोड़ा छोटा है, मान लीजिए 0.999। ठीक है, अब आप क्वेश्चन ये हुआ कि भाई ठीक है उच्चतम मान 0.999 पर मिल रहा है, लेकिन फिर से बात ये आ जाती है कि यहाँ पर आप अगर विचार कर रहे हैं, इसको अगर हम उच्चतम मान मान रहे हैं, तो आप ये देखिए इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आप 1 से तुरंत छोटी कोई वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। उसी प्रकार से -1 से तुरंत बड़ी कोई वास्तविक संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को कम शब्दों में समझ लीजिए इतनी बात कि अगर ओपन इंटरवल दिया गया है वहां पर, और इंटरवल के बीच में कहीं पर आपको ऐसा नहीं पॉइंट मिल पा रहा जहां पर आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो जाए, तो फिर आप इन पॉइंट्स पर नहीं बता सकते कि यहाँ पर लोकल है मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। ठीक है, तो अब इसी तरह को लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। अलग अलग राइटर्स या अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से लिखी जाती है इस बात को, हमने सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया हुआ है। तो जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कि दिए गए डोमेन जो कि -1 to +1 है, जो कि एक खुला अंतराल है, इसमें x बराबर -1 से दाएं, मतलब दाएं जाएंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या मिलेंगी अर्थात बड़ा। इसके अत्यंत निकट -1 उसके ये संख्या, उसके अत्यंत निकट कोई भी एक ऐसा बिंदु निश्चित कर पाना संभव नहीं है जिस पर h ऑफ x क्या हो न्यूनतम। अभी हमने सारी चीज एक्सप्लेन भी कर दी कि आप अगर कोई बिंदु लेते भी हो तो उस बिंदु और -1 के बीच में भी बहुत सी वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी, तो आप फिर निश्चित कर पाना नहीं संभव है। इसी प्रकार से x बराबर 1 से बाएं, अर्थात बाएं पीछे आओ, अर्थात उसे छोटा करोगे, इसके अत्यंत निकट कोई भी एक ऐसा बिंदु निश्चित कर पाना संभव नहीं है कि जिस पर h ऑफ x क्या हो न्यूनतम हो जाए। तो जैसे कि -1 से आगे हम थोड़ा बढ़ जाएं, वैसे सेम पोजीशन 1 से पीछे आए। मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल देखिए -1 से 1 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आपको मिला नहीं जहां पर लोकल मैक्सिमा हो जाए या लोकल मिनिमा हो जाए। एंड पॉइंट के आसपास हम देख नहीं सकते हैं, आपको पता चल गया लॉजिक से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः स्पष्ट है कि दिए गए डोमेन में h ऑफ x का कोई भी उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान नहीं। जो लॉजिक हमने इतना विस्तार से यहाँ पर दिया है, तो वही लॉजिक आप यहाँ पर भी दे सकते हैं।
जो सेम लॉजिक हमने यहाँ दिया है वही लॉजिक यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काम इसलिए चल गया था क्योंकि यहाँ पर पहली बात ये थी कि हमें डोमेन बताया नहीं गया था, और इसका डोमेन फाइंड किया जाए तो क्या आता है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर आप जानते हो -1 to +1 होता है, सॉरी -∞ to +∞ होता है। तो -∞ to +∞ वाली बात आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं रखा है, बहुत बड़ा तर्क नहीं रखने की जरूरत महसूस हुई हमें। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको -1 और +1 बताया गया है और इनके ओपन इंटरवल है, इसीलिए हमने थोड़ा सा तर्क अपना बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अब आप ये समझ रहे होंगे कि इस विधि से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हालांकि सरल होते हैं, लेकिन फिर भी हमें तर्क करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती। तो अब इसके आपको पार्ट सेकंड वीडियो बताया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके, मतलब एक बार अवकलन करके यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके कैसे पता लगाएंगे उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है। फिर इसके बाद अगर वो भी नहीं बन पा रहा तो फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, उसके माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।